दोस्तों, आज की नई कहानी रिश्ते। रचना। तेरे भैया भाभी अभी तक नहीं आए। जब तक मायके की चौक की साड़ी नहीं आएगी, तुम क्या पहनकर बिटिया की शादी की पूजा करोगी? मुझे लगता है तेरे भैया और भाभी आज आएंगे ही नहीं। तेरी चहेती भाभी ने राजीव को मना कर दिया होगा कि बहन के घर चौक ले जाने की जरूरत नहीं है। अभी पिछले महीने ही तो तेरी बड़ी बहन की बेटी की शादी थी। उसमें राजीव और तेरी भाभी वंदना ने 50,000 का सामान दिया था। अब तेरी बेटी को भी उतना ही देना होगा, इसलिए वंदना बहू ने राजीव को मना कर दिया होगा। अब उनका इंतजार करना बेकार है। तू मेरी लाई साड़ी पहनकर ही पूजा में बैठ जा। रचना की बुआ ने मुंह बनाते हुए कहा। रचना की बुआ और उसकी बड़ी बहन 2 दिन पहले ही उसके घर आ गई थी। तब से वंदना के खिलाफ रचना के कान भर रही थीं। बुआ जी, आप कैसी बातें कर रही हैं? भैया भाभी आज आएंगे। मेरी बात हुई थी। मुझे भैया भाभी से पैसे नहीं, उनका प्यार और आशीर्वाद चाहिए। जहां तक चौक की साड़ी की बात है, उसकी चिंता आप नहीं कीजिए। भाभी मेरे चौक की साड़ी लेकर आएंगी। आप और दीदी हमेशा भाभी का अपमान करती रहती हैं। यह अच्छी बात नहीं है। मुझे समझ नहीं आता कि आप दोनों भाभी से इतना चिढ़ती क्यों हैं, जबकि भाभी तो हमेशा सबका सम्मान करती हैं। रचना ने गुस्से में आकर जवाब दिया। पता नहीं इस लड़की को उस वंदना ने क्या घुट्टी पिला दी है, जो ये लड़की उसके खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुन सकती। उस औरत ने आते ही घर में बंटवारा करवा दिया, भाई से भाई को अलग कर दिया। फिर भी ये लड़की उस वंदना को दोषी नहीं मानती। मुझे तो लगता है कि उस वंदना ने इस लड़की पर कोई जादू टोटका कर दिया है। रचना की बात सुनकर उसकी बुआ ने गुस्से में चिढ़कर कहा। बुआ जी, मेरा मुंह न खुलवाओ। घर में बंटवारा किसके कारण हुआ था, ये आप भी जानती हैं और मैं भी। यह समय इन बातों का नहीं है, इसलिए अब आप बात को यहीं समाप्त कर दीजिए। मैं अपनी भाभी के खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुन सकती, क्योंकि मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि वे दोषी नहीं हैं। दोषी कौन है ये सभी जानते हैं। रचना ने भी गुस्से में जवाब दिया। अगर वंदना भाभी घर के बंटवारे की जिम्मेदार नहीं है तो कौन है, तुम ही बता दो। तभी रचना की बड़ी बहन ने व्यंग्यात्मक लहजे से पूछा। 2 भाइयों और 2 भाभियों के बीच की दूरी और बंटवारे की जिम्मेदारी आप और जीजा जी हैं। दीदी, ये बात माँ, बुआ और आपको भी पता है। रचना ने गंभीर लहजे में कहा। तू उस औरत के लिए अपनी बहन को दोषी ठहरा रही है। मैंने और मेरे पति ने क्या नहीं किया है? रचना की बहन ने गुस्से में चिल्लाते हुए पूछा। दीदी, आप सुनना चाहती हैं तो सुनिए। बड़ी भाभी का 9 लाख हार आपने अपने पति यानी कि मेरे पूज्य जीजाजी ने चुराया था, और इल्जाम आप लोगों ने वंदना भाभी पर डाल दिया। इसी बात को लेकर घर में कलह शुरू हुई और नतीजा यह हुआ कि घर का बंटवारा हो गया। यह बात आप भी अच्छी तरीके से जानती थी कि हार जीजाजी ने चुराया है। फिर भी आपने अपनी पति को निर्दोष साबित करने के लिए वंदना भाभी और उनकी भाभी को चोर बना दिया। रचना ने कठोर शब्दों में कहा। तू मेरी बहन है या दुश्मन? उस समय सभी ने देखा था कि बड़ी भाभी का हार वंदना की भाभी के बैग में मिला था। रचना की बड़ी बहन ने गुस्से में कहा। दीदी, उनके बैग में हार आपने डाला था, उन्होंने चुराया नहीं था। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि जो बात बीत चुकी है उसे आप क्यों दोबारा उठा रही हैं। रचना ने झल्लाकर कहा। तू मेरी बहन होकर उस चोरनी का पक्ष ले रही है, इसलिए मैं ये बात उठा रही हूँ। रचना की बहन ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। दीदी, चोर कौन है मैं जानती हूँ, इसलिए आप चुप ही रहिए। इसी में आपकी भलाई है। वैसे यहाँ आप वंदना भाभी की बुराई कर रही हैं, लेकिन आपकी बेटी की शादी में जब उन्होंने 50,000 रुपए दिए थे तो आपने तुरंत ले लिया।
तब तो वे बहुत अच्छी थी। रचना ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, अरे उसने पैसे देकर कोई एहसान नहीं किया था, वे पैसे मेरे भाई की कमाई का था। वंदना अपने मायके से नहीं लाई थी। रचना की बहन ने चिढ़कर जवाब दिया, आपसे बहस करना बेकार है। रचना ने कहा और वहां से जाने लगी। तभी उसकी नज़र अपने भाया भाभी पर पड़ी जो घर के अंदर आ रहे थे। रचना अपने भाया भाभी को देखकर खुशी से झूम उठी। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने मुस्कुराते हुए उनका स्वागत किया। वंदना ने रचना को अपने गले लगा लिया। रचना अपनी भाभी और भैया को घर के अंदर लेकर आई। रचना की बुआ और दीदी भी उनके पीछे पीछे आंगन में पहुंच गईं, जहां पूजा होनी थी। वहां सभी रिश्तेदार भी भीड़ इकट्ठी हुई थी। रचना के ससुराल वाले रचना के मायके से आए सामान को देखने के लिए उत्सुक थे। तभी रचना की बुआ सास ने व्यंग्यात्मक मुस्कुराहट के साथ कहा, रचना बहू, पूजा का समय होने वाला है, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई, क्या इसी साड़ी में पूजा करोगी? हमारे यहाँ तो मायके से आई साड़ी में ही पूजा होती है, क्या तुम्हारे मायके से चौक नहीं आई है? तभी रचना की भाभी वंदना ने मुस्कुराते हुए कहा, बुआ जी, ऐसा कैसे हो सकता है कि रचना के भैया भाभी उसके लिए चौक की साड़ी न लाएं? इतना कहकर रचना की भाभी वंदना ने रचना और उसकी बेटी के लिए लाए उपहारों को निकालना शुरू किया, जिसे देखकर सभी की आंखें फटी की फटी रह गईं। रचना की भाभी ने रचना के लिए सोने के मोटे मोटे कंगन, बनारसी साड़ी, 51,000 रुपये, बर्तन, उसकी बेटी के लिए सोने का एक सेट बनारसी साड़ी के साथ रचना के दामाद के लिए हीरे की अंगूठी भी रचना की भाभी लेकर आई थी। इतना सामान देखकर रचना की बड़ी बहन ने मुंह बनाते हुए कहा, भाभी, आप मेरी बेटी की शादी में तो इतना सामान नहीं लाई थी, सिर्फ 50,000 रुपये दे दिए थे। आप मेरी बेटी की भी तो मामी हैं। दीदी, आप अपनी तुलना रचना दीदी के साथ न कीजिए, क्योंकि हमारा और उनका रिश्ता बहुत अनोखा है। उसे आप लोग नहीं समझ सकते और न मैं समझा सकती हूँ। आप बस इतना समझ लीजिए कि प्यार के बदले प्यार, सम्मान के बदले सम्मान मिलता है, और जो लोग दूसरों को नफरत और अपमान देते हैं उन्हें वही दिया जाता है। रचना की भाभी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, आप लोगों को शायद याद ना हो, जब मैं शादी करके आई थी तो मैं बहुत दुखी थी, क्योंकि मैंने कुछ दिन पहले ही अपनी माँ को खोया था। मैं अपनी माँ को याद करके रोने लगती थी। तब आप और बुआ जी मुझे चिढ़ाते हुए कहती थी कि मैं अपशगुन कर रही हूँ। तब रचना दीदी आप लोगों को मना करती थी कि आप लोग मुझे अपमानित न करें। उस समय मुझसे काम करने में कोई गलती हो जाती थी। दूसरे, मैंने अपने घर में ज़्यादा काम नहीं किया था, तब भी आप और बुआ जी मुझे ताने मारती थीं। उस समय रचना दीदी हर समय मेरे साथ खड़ी रहती थीं। मुझसे कोई गलती हो जाए तो वह इल्ज़ाम अपने ऊपर ले लेती थीं, जिससे मुझे माँ जी से डांट न पड़े। आप और बुआ जी मेरी छोटी भी गलती को बढ़ा चढ़ाकर माँ जी के सामने रख देते थे। आप दोनों मेरे खिलाफ माँ जी के कान भरती थीं, जिससे मुझे डांट पड़े, पर रचना दीदी मुझे हमेशा बचा लेती थी। जब मेरा बेटा होने वाला था, मुझे डॉक्टर ने बेड रेस्ट बता दिया था, तो आप लोगों ने मेरी कोई सहायता नहीं की थी। आप दोनों कहती थी कि ये सब काम न करने के चोचले हैं, पर रचना ने पूरे 9 महीने मुझे ज़्यादा काम नहीं करने दिया, और मेरे बेटे के मुंडन में आप और जीजा जी ने मेरी भाभी के साथ क्या किया था वो मैं कैसे भूल सकती हूँ। उस समय सभी रिश्तेदार के सामने रचना दीदी ने ही मेरी और मेरी भाभी की इज्जत बचाई थी। इनका वो एहसान मैं ताउम्र नहीं भुला सकती। यही कारण है कि मैं रचना को अपनी ननद नहीं बल्कि बहन समझती हूँ। और यह तो आप लोग भी जानते होंगे कि हर किसी को अपनी बहन बहुत प्यारी होती है, और आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि मैं रचना को इतना प्यार
क्यों करती हूँ और हम दोनों एक दूसरे के इतने करीब क्यों हैं। अब शायद आप लोगों को इसका कारण पता चल गया होगा। रचना की भाभी ने गंभीर मगर व्यंग्यात्मक लहजे में जवाब दिया। वंदना की बात सुनकर रचना की बड़ी बहन और बुआ का चेहरा अपमान से काला पड़ गया। वहां बैठी सभी औरतें कहने लगी, यह बात तो बिल्कुल सही है कि हम जैसा व्यवहार किसी के साथ करेंगे उसके द्वारा वैसा ही व्यवहार मिलेगा। यह समय का चक्र है, घूमता रहता है। रचना बहू ने अपनी भाभी के साथ ननद जैसा नहीं बहन जैसा व्यवहार किया, हर कदम पर उसका साथ दिया, तो आज उसे अपनी भाभी से माँ जैसा प्यार दुलार मिल रहा है। यह तो ननद भाभी का अनूठा प्यार रिश्ता है। और सच पूछो तो ननद भाभी का ऐसा रिश्ता परिवार में खुशियां लेकर आता है और घर को स्वर्ग बना देता है। वरना ज़्यादातर घरों में ननद भाभी हमेशा एक दूसरे की जड़ों को खरोदती रहती हैं। घर घर नहीं कुरुक्षेत्र का मैदान बन जाता है। उन औरतों की बातें सुनकर रचना की बुआ और दीदी के चेहरे पर शर्मिंदगी के भाव जरूर थे, लेकिन उनकी आंखों में वंदना के लिए नफरत और ईर्ष्या साफ दिखाई दे रही थी। जबकि रचना अपनी भाभी से लिपटकर भावुक स्वर में बोली, मेरी भाभी सिर्फ मेरी भाभी नहीं, मेरी सबसे अच्छी दोस्त भी हैं। रचना की बात सुनकर वंदना ने उसे अपनी बाहों में भर लिया और वहां बैठे सभी के चेहरे पर मुस्कान थी। दूसरी तरफ रचना की बहन और उसकी बुआ के चेहरे पर ईर्ष्या साफ दिखाई दे रही थी। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आपको यह कथा पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे आपसे अगली कथा में। आप सभी का धन्यवाद।